ऑलरेडी एक पावर पॉइंट बना हुआ है। जब मैंने उस पावर पॉइंट को देखा तो मुझको सबसे अच्छा ये लगा कि वो मेरे एक पूर्व छात्र के द्वारा बनाया गया था। तो उसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। वो सब जो आपको उच्च शिक्षा विभाग चाहता है कि आप क्या करें बच्चों के साथ, किस तरीके से उनकी सुरक्षा करें, उसके संबंध में है। मैंने अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा है। और दूसरी कुछ बातें मैं कहूँ उससे अच्छा मैं केवल टॉपिक पर ही रहूँ तो वो बेहतर रहेगा। अब जिस तरीके से देख रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य, संवेदनशीलता और समावेशिता प्रशिक्षण, अमरजीत सोलंकी साहब ने ये जो बनाया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा तो पढ़ा भी होगा, आजकल देखना इसलिए ज़रूरी है कि फेसबुक पर सभी जुड़े हुए हैं। आपको लगातार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। अभी हमारा जो निवाली है उसके पास में एक स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल। उस एकलव्य मॉडल स्कूल के कक्षा 9 की एक छात्रा ने, एकलव्य मॉडल स्कूल की जो स्थापना है वह जनजातीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए की गई है और रेसिडेंशियल स्कूल है। वहाँ पर वे रहते हैं और अपना अध्यापन करते हैं। तो वह जो छात्रा है वो कक्षा 9 की छात्रा है और उसने 13 तारीख के दिन, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या हुआ, पेपर के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उसने आत्महत्या की थी। आप इमेजिन करिए कि एक 9 कक्षा में, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से जैसे 6 साल का बच्चा यदि वो एडमिट हुआ होगा स्कूल में और 9 में है तो 8 साल का पास होने के बाद कक्षा 9 में गया, तो 8 और 6 14 साल, मतलब मैं समझता हूँ उस बालिका के पीरियड शुरू ही हुए होंगे, बस मैं समझता हूँ पीरियड शुरू हो गए होंगे उसके। और उस समय जबकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है और उस समय कहीं उसने इसके सोच में या इस तरीके से, मुझको लगता है कि एक चीज़ वो रह सकती है उसके साथ में। लेकिन अब आगे पता चलेगा कि क्या होना है और पुलिस वाले जो भी करेंगे उसके कुछ दिन पहले बड़वानी का एक स्कूल है जहाँ पर लोकेंद्र वर्मा सर पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी एक होस्टलर ने आत्महत्या कर ली थी। वो कितने साल का बच्चा था सर? कक्षा 10 का था बच्चा, उसने आत्महत्या कर ली। कई सारी चीज़ें जो आपको सुनाई देती वो होती नहीं है, उसके पीछे कारण कुछ और होता है और हम लोग पेपर में कुछ और पढ़ते हैं। क्योंकि वो भी अभी जांच का मामला है इसलिए उस पर भी अभी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, चल रहा है वो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और पूरे भारत में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनको देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें ये कहा गया कि हर स्कूल के और हर कॉलेज के बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी क्या दी जाए, जानकारी दी जाए, और यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको सीधा किससे संपर्क करवाया जाए? मनोरोग चिकित्सक से। हम लोगों को सीधे उनका इलाज नहीं करना है। मैं अभी ये पावर पॉइंट में आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है या बताया गया है कि आप उसका इलाज करना शुरू ना कर दें। आपका कर्तव्य केवल ये है कि उस बच्चे को संबंधित मनोचिकित्सक से मिलवा दिया जाए। जो भी करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन फर्स्ट एड तो आपको ही देना है। जैसे जब चोट लग जाती है, फिजिकल या शारीरिक चोट लगती है, तो आपके घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है। उसी तरीके से आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी फर्स्ट एड देनी होती, तो वो फर्स्ट एड क्या होगी उसके बारे में ये पावर पॉइंट है।
ये देखिए, मैं आपको अभी बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अब ये आदेश कौन सी तारीख को हुआ, कैसे हुआ, इसकी ज़्यादा अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। और इसमें आप लोगों को मैं नहीं समझता कि अभी क्यों मैडम यहाँ पर मेंटर बना दिए गए हैं? अच्छा, तो जो मेंटर हैं और जो मेंटी हैं उनसे आपस में संपर्क हुआ कि नहीं आप लोगों का एक आध दफ़ा भी? समस्या यही है, क्योंकि मैं आप ही लोगों के बीच से निकला हुआ हूँ, आपकी समस्या समझता हूँ। क्योंकि बच्चा जो है वो जब तक आपके संपर्क में नहीं आएगा, आपसे मिलेगा नहीं, तो आप कैसे जानेंगे कि उसको क्या समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर ये है, वो ये कहते हैं कि आप उनसे लगातार संपर्क में रहें। अब संपर्क में या तो आप जाओ उसके घर, या बच्चा क्या हो महाविद्यालय आए और आपसे संपर्क करे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को जो मेंटी लोगों का क्या दिया गया होगा, समूह दिया गया होगा, जो छात्रों का समूह दिया गया होगा, उनके फ़ोन नंबर तो होंगे आपके पास पक्के तौर पर। तो आपने क्या प्रयास करा कभी उन लोगों से फ़ोन पर बात करने के लिए? अब ये शुरुआत है ये। अच्छा, बंटवारा हो गया है ना? बंटवारा हो गया, और उन्हीं बच्चों को दिया गया है, उन टीचर्स को जो उनको पढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरी क्लास के लोगों को दे दिया गया। दूसरे क्लास के भी हैं, उसी क्लास के। तो देखिए, अभी हमारा जो एनईपी है उसमें बच्चे को महाविद्यालय में आना और उसको सीसी देना ये जरूरी है, अनिवार्य है। और सीसी के लिए आप जरूर उससे क्या करते होंगे, संपर्क करते होंगे। तो आप ये जो चीज़ें हैं उनको बता सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत मैं आप लोगों को दो बातें कहने के लिए आया हूँ, इसका जो लक्ष्य है वो साफ लिखा हुआ है कि उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। आज क्या मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था, तो मेरा बेटा ये बोले कि पापा वो लड़का तो ऐसा हो गया आजकल कि वो टीचर्स को समझाने लगा। मैंने कहा हाँ बेटा, आज की तारीख में यही हो रहा है कि छात्र के रूप में नहीं आता है ना, वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आता है। तो ऐसा छात्र थोड़ी आत्महत्या करेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, वो ऐसे छात्र जो क्या होते हैं, थोड़ा सा इस तरीके के होते हैं, वो तो आत्महत्या नहीं करते, लेकिन वो टीचर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए आपका भी इसमें ख्याल रखा गया, पहले आपका भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका भी इसमें क्या किया गया है, ख्याल रखा गया है। सुरक्षित वातावरण, प्रारंभिक पहचान और तत्काल सहायता। छात्र के लिए भयमुक्त और समावेशी माहौल तैयार करना जहां वे सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वो चूँकि कहाँ एक उस लेवल पर ये सब फैसले देते हैं जहाँ उनको ये पता नहीं है कि कॉलेजेस में किस तरीके से माहौल है। जिस तरीके से अभी पिछली बार सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था, सेमेस्टर सिस्टम के बाद में अभी एनईपी चल रहा है। सभी जो ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका उद्देश्य बहुत बेहतर, सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का नुकसान करने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन उनको जब ये बताया जाता है कि साहब हमारे यहाँ पर छात्र प्रोफेसर का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गड़बड़। जैसे इसमें लिखा गया है कि हर टीचर को 40 छात्र उपलब्ध कराए जाएंगे। तो क्या 40 छात्र उपलब्ध कराए गए आपको? क्योंकि संख्या बच्चों की ज़्यादा है और टीचर्स कम है, तो उस हिसाब से। लेकिन जो संपर्क में आ सकते हैं वो 40 ही होंगे, बाकी तो 60 संपर्क में नहीं आ रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो आप उनसे संपर्क कर उनसे बातचीत करें। और छात्रों स्पेशली चूँकि यहाँ पर को एजुकेशन है तो छात्राएं भी आती हैं।
छात्राएं और छात्र, मैं समझता हूँ एक एक टीचर को, चाहे पुरुष हो महिला, दोनों तरह के छात्र दिए गए होंगे ना, कि केवल एक ही तरह के, महिलाएं हैं तो केवल महिलाएं उनसे संपर्क करेंगी और पुरुष है तो पुरुष संपर्क करेंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल क्रम से दे दिए गए होंगे आपको, ठीक है। तो चूंकि को एजुकेशन है, हम पढ़ाते भी हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं इस संबंध में। प्रारंभिक पहचान, मानसिक तनाव और संकट, शुरुआती जो वार्निंग साइंस होते हैं उनको पहचान करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और संकट के समय सही प्रतिक्रिया, यदि बच्चा क्या है, परेशान है, आजकल तो बच्चे क्या है, सुसाइड करने के लिए आपको सूचना भी देते, आपको नहीं, मतलब जो जिसको वो ज़्यादा पसंद करता है या जिससे सबसे ज़्यादा वो जुड़ा हुआ होता है, वो सबसे पहले उसको बताता है। और फिर ऑनलाइन मोबाइल चल रहा है इधर, और ऑनलाइन कई सुसाइड्स को मैंने देखा है फेसबुक पर, है ना। तो इस तरीके से वो पहले क्या करता है, आपको सूचना देता है। तो उन चीज़ों को पहले से समझें। अब ये भूमिका आपकी, स्टाफ की भूमिका प्राध्यापक और स्टाफ छात्र जीवन में प्रथम रक्षक के रूप में होते हैं। तो उनको क्या देखना होता है, व्यवहार में बदलाव देखना, सहानुभूतिपूर्ण संवाद करना और मदद के लिए तैयार रहना, है ना। एक ब्रिज बनाना, मदद के लिए, मतलब ब्रिज किसके बीच में, मनोचिकित्सक और उस छात्र के बीच में, आपको ब्रिज के रूप में, क्योंकि आपसे वो बताएगा, मनोचिकित्सक से अचानक नहीं बता सकता, वो आपको बताएगा। तो शुरुआत करें अपन, छात्र व्यवहार में आए बदलाव को सबसे पहले आप देख सकते हैं छात्र के। अब बदलाव, कंडीशन तो हमारे साथ ये है ना कि वो आ ही नहीं रहा, तो उसका बदलाव कब देखें, क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक वो आपके संपर्क में नहीं आएगा, आप उस पर ये चीज़ देख सकते। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि आप उससे संवाद करें। संवाद करने के लिए आजकल आपको उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं। संवाद करने के लिए आपके पास में आजकल बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको दिन भर हम लोग क्या है, सोशल मीडिया में अपना डाटा खर्च करते रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप क्या करें, उनसे संपर्क करें। जिस तरीके से आपकी परेशानी मेरे भी साथ रही है, मैं भी संपर्क करता था सीसी के लिए, या उसने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसको उसका क्या है, टीसी और ये जमा करना है। तो पता चलता है कि उसने जो फ़ोन नंबर आपको दे रखा है वह या तो कियोस्क सेंटर का है, या उसके पिताजी का है, या उसके भाई का है। जब हम संपर्क करते थे तो पिताजी उसके खेत से बोल रहे होते कि मैं तो खेत में हूँ, और खेत से जा कर के मैं जब बताऊँगा, जब जा कर के वो बाकी की फ़ीस जमा करने या टीसी जमा करने के लिए वो आएगा। ये कंडीशंस हैं। लेकिन मेरे आपके साथ क्या है, संवेदनाएं हैं आपके साथ में है, कोशिश करें, है ना। और देखिए, इसका मकसद यदि आप उस 100 में से एक भी बच्चे की मदद कर सके तो हमारा मकसद क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा। सहानुभूतिपूर्ण संवाद करें। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन करके, अरे यार तूने अभी तक फीस जमा नहीं करी, तेरा एडमिशन निरस्त हो जाएगा, तो ऐसे तनाव में आ जाता है। हमारा वार्तालाप का तरीका ये होता है, क्यों, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, कक्षा 12 पास करने के बाद में आया है, और यदि पीजी में आया है तो वो बीएससी और ये करने के बाद में आया, तो बच्चा बड़ा है। तो हम लोग थोड़ा सा उससे इस तरीके से स्वतंत्रता ले लेते हैं। लेकिन स्कूलों में तो बच्चा बहुत छोटा होता है ना। तो ये शुरुआत स्कूल से की गई है। आप देखें बच्चों के छोटे छोटे बच्चे, ये कॉलेज के बच्चे नहीं है, स्कूल के बच्चे। आपको क्या करना है, यदि इस तरीके से कोई परिवर्तन उसमें नज़र आता है तो आपको क्या करना है, उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाना है। ये 3 चीज़ें आपको करनी होंगी। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, फर्स्ट एड तो फिजिकल फर्स्ट एड थी, ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड।
यह संकट में पड़े व्यक्ति को दी जाने वाली पहली सहायता है जो आप देते हैं, व्यवहारिक सहायता है। कई बार क्या होता है, बच्चे लड़ पड़ते हैं। हमारे यहाँ सामान्य रूप से लड़ाई से शुरुआत होती है। जब वो लड़ते हैं फिर एक समिति संपर्क में आते हैं, या कोई जो बच्चे वो मैडम के पास या प्राचार्य मैडम के पास जाएंगे, फिर वहाँ से मैडम उसको क्या करेगी, एक समिति है अनुशासन समिति, उसके पास भेजते। फिर अनुशासन समिति उनसे दोनों से बात करती है और ये झगड़ों की जड़। लेकिन कई बार जो बच्चियां होती हैं ना, वो हमसे संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि यदि उसके साथ कुछ हुआ है, जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वो हुआ हो, वर्बली भी क्या होता है, किसी को गाली दी जा सकती, किसी को बुली किया जा सकता है। बुलिंग समझते ना, टारगेट करके किसी को भी। जैसे कोई व्यक्ति सीधा साधा है तो उसको उसका एक जो लक्षण है वो सब बच्चों को पता है कि यार ये बहुत सीधा है, तो उसको उसी सीधे से मतलब वो किसी को गाली नहीं दे सकता, किसी से लड़ नहीं सकता। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, सीधा बच्चा है, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है। और सामान्य रूप से यदि कोई उसके ऊपर लड़ाई के लिए आता है तो वो पीछे अपने पैर क्या कर लेता है, खींच लेता है, जैसे आमतौर पर हम टीचर्स खींच लेते हैं, कोशिश करते हैं अरे कहाँ इससे भिड़े यार, चलो। हम लोगों की मैं समझता हूँ साल भर में 1-2 दफ़ा तो बेइज्जती होती है टीचर्स की छात्रों के द्वारा, होती है ना। क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ कि मैं पुलिस वाला था और सब इस तरीके से चीज़ें। आपके बीच का हूँ, मेरे साथ आपके साथ 2 बार हुआ हो तो मेरे साथ 4 बार, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी था तो 4 दफ़ा हुआ होता। और फिर उस समय अपने को लगता है उसमें यार इसको तो 2 लपड़ मार के इसको सही कर देना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे ये शब्द यहाँ नहीं बोलने चाहिए कि ऐसे कोई पशु आपको काट लेता है तो इसका मतलब नहीं कि आप भी उसको काट लो, है ना। वो उसका कर्तव्य उसने किया, हम हमारा कर्तव्य करें। तो ऐसे बच्चे आपके पास कभी नहीं आएंगे सलाह लेने जो ये बता रहे हैं। आपको उस बच्चे को पहचानना है जो क्या हो रहा है, बुली का शिकार हो रहा है, उसको आपको क्या करना है, मदद करना है, ठीक है। अब चूँकि उसको कुछ उदाहरण भी देने होंगे, ऐसा वो नहीं है, ये उदाहरण भी दे। मेरी बेटी जिस स्कूल में, वो भी एकलव्य मॉडल स्कूल में क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है। तो अभी एक बच्चे की शिकायत हुई वहाँ, उसने मुझको बताया, कोई न पेपर में आता है, जब ऐसी शिकायतें होती है ना, कोई पेपर में नहीं आता है, ये सब गोपनीय चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसने मुझको बताया पापा एक कक्षा 6 का बच्चा है, तो समझ लीजिए वो कितना साल का होगा, 11-12 साल का, और वो कक्षा 10 के बच्चों को बुली करता समझिए क्या मतलब है, बच्चा छोटा। फिर बाद में उसकी कहानी निकाली गई तो पता चला कि उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसकी माँ ने अकेले उस बच्चे को क्या किया है, बड़ा किया है। और किसी तरीके से उसका एडमिशन वहाँ पर हुआ है। अब क्योंकि उसके साथ जो बीता है वो सब क्या कर रहा है, उनके बीच में निकाल रहा है। अभी तो उसको टीसी दे करके रवाना कर दिया गया है कि उसने ऐसे ऐसे कांड करे जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, उसको क्या कर दिया गया है, अभी भेज दिया गया। तो देखिए आप, जहाँ पर इकट्ठे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल रहता है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। हमारे यहाँ तो अभी हॉस्टल के लगभग सुविधा केवल एक छोटा सा हॉस्टल है, और एक था वो हॉस्टल तो बंद हो गया। तो ज़्यादातर ये ऐसे जो काम होते हैं वो हॉस्टल्स में होते हैं। तो आपको यदि कोई ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो आपको उसको सुनना है धैर्य से, और उसको ये ढाढ़स बनाना है कि नहीं तुम अब मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी, हम उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के जो प्रिंसिपल्स हैं वो देखें आप। पहला है देखो, दूसरा सुनो, और फिर लिंक करो उसको। बच्चे की सुरक्षा की जांच करें, क्या छात्र किसी खतरे में है, क्या वो बहुत परेशान दिख रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा का स्वभाव अचानक बदला है
तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो कुछ परेशानी में है। फिर उसको क्या करें, उससे संपर्क करें तो आपको अपनी चीज़ें बताएगा। बिना दबाव डाले उसकी बात सुने, बिना दबाव, उसको उसके दोस्त के रूप में उससे क्या करें, आप व्यवहार करें। दोस्त के रूप में व्यवहार करेंगे तो दोस्त को सब चीज़ें अपन बता देते हैं। जब भी हम लोग दुखी होते हैं ना, तो हमारा एक अच्छा सा दोस्त होता है और उस दोस्त को हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ शेयर करते हैं। तो वो यदि आपको कुछ चीज़ें सुनता है तो सुनने भर से आपका आधा दुख तो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है कि यार चलो उसने मेरी बात सुनी तो। और उसके बाद में क्या करेगा, आपको यदि कुछ रेमेडी दे सकता है तो देगा। तो ऐसे ही उन बच्चों के साथ भी आपको करना। और वो जो बोल रहा है उसको वैलिडेट करें, मतलब उसकी खिल्ली ना उड़ाएं। वो जो बोल रहा है उसको सुने ध्यान से और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करें, प्रयत्न करें। उसको कहते हैं वैलिडेशन। और फिर उस छात्र की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको किसको बताएं, आप काउंसलर या हेल्पलाइन भी आपको दी जाएगी। आप उसको क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, उससे संपर्क करवा सकते हैं। अभी बच्चा परेशान है, उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है, तो कैसे आएगा ये देखें आप। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों से दूरी बना लेगा। आप देखेंगे कि जो बच्चा सबसे मिलजुल रहा था, देखिए वो बच्चे जो सबसे मिलजुल करके रहते हैं ना, वो सामान्य रहते हैं। कई बार तो हम लोगों ने भी क्या करा है, उसके सामान्य व्यवहार को असामान्य में परिवर्तन करने के लिए हमने भी प्रयास करे। कम प्रयास नहीं किए हम लोगों ने भी। जैसे मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर छोटा बच्चा अपनी उम्र के बच्चों को ढूंढ लेता है, जो भी उम्र का। जैसे सुप्रिया मैम है, सुप्रिया मैम अपनी उम्र के जो प्रोफेसर है उनसे बड़ी अच्छे से आसानी से क्या हो जाएगी, घुल मिल जाएगी। यदि वो कोशिश, एक छोटा सा नया अभी प्रोफेसर आया है, उसके साथ में उसकी उतनी इंटीमेसी नहीं रहेगी जैसे उस उम्र के। यह एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा, वो अपनी उम्र के बच्चे को ढूंढ लेता है। आपने भी महसूस करा, हमको कोई दोस्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने क्या किया, जिम्मेदार माँ बाप होने के नाते अमीरी गरीबी का क्या लगा दिया, एक टेग लगा दिया। अरे यार अपन तो ये लोग हैं, वो उसके साथ कहाँ जा रहा है, वो तो ऐसा है। हमने उसको पहले से बता दिया कि ये, जबकि दोस्त तय करना किसको चाहिए, उस बच्चे को तय करने दो कि उसके कैसे दोस्त होना चाहिए। आप देखिए कि उसका इतना बढ़िया क्या होगा, विकास होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे दोनों लिंग के बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़के के अपने तरीके होते जीने के, लड़कियां अपने तरीके से जीती। मेरे को एक होटल वाले ने, जो मेरा मित्र है, मेरा परिचित है, उसने अचानक कहा, सर आपका बेटा सिगरेट पीता है। अब मुझको या तो शर्म से गड़ जाना था, पर नहीं, क्यों, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से खुद वाकिफ हुआ हूँ। उस समय जब मैं पढ़ता था, जब कॉलेज में, स्कूल में, मेरे साथ भी वो हुआ जो उसके साथ में हो रहा है। तो उसको एकदम से तनाव में नहीं आ जाने, नहीं पता चला आप ही खुद तनाव में आ गए। इसको तो और खुश होना चाहिए कि चलो बच्चा सिगरेट पीना तो सीखा। ये बता रहा हूं मैं आपको, आप है ना इसको अदरवाइज मत लेना, मैं हंसी की बात नहीं बता रहा हूं, आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूं। कोई चीज गंदी है, ये आपने बोल दिया, पहले उसको गंदी चीज देखने तो दो यार कि क्या है वो। एक बात बता दूं, आप जिस बच्चे को, आपके घर में भी देखेगा, आप किसी अपने छोटे से बच्चे को किसी एक स्पेशल जगह जाने से रोको आप। यदि वो आपको कुछ दिन बाद कहीं ना मिले तो आप देख लेना वो वहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि यार इससे क्यों रोक रहे हैं मुझको, तो वहां ऊपर वो क्या करेगा, जाएगा। ये उसकी जिज्ञासा है, जिज्ञासा शांत करने के लिए वो जाएगा। मैंने उस दिन उस बेटे को कुछ भी नहीं कहा। अच्छा वो झूठ भी नहीं बोल रहा होगा जिससे, क्योंकि उसी से सिगरेट खरीदी थी उसने। झूठ भी नहीं बोल रहा। तो 4-5 दिन तक मैंने उसको ऑब्जर्व करता रहा। फिर एक दिन मैं अच्छे मूड में था, मैंने क्यों भाई कभी सिगरेट पिए हो क्या? तो बोले क्यों पापा आप क्यों वो पूछ रहे हो अचानक?
नहीं नहीं, मैंने कहा पता चला मुझको कि आपको आजकल अच्छा लगने लगा सिगरेट पीना। तो हंसा वो, फिर बोले नहीं नहीं पापा, वो क्या था कि दोस्त लोग थे तो लोगों के साथ में। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे अंकल का एक छोटा सा लड़का, मुश्किल से वो कक्षा 3 में पढ़ता था। एक दिन वो, चूँकि वो मेरे अंकल का लड़का तो मेरा भाई हुआ और मेरे से वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। तो एक दिन बोला भैया हमने आज है ना सिगरेट पी। मैंने सुने कैसे सिगरेट पी ली, क्योंकि अब वो मेरे को भाई समझता है तो मेरे को सब चीज़ बता देता। बोले पापा एक इंजीनियर साहब है, उनका लड़का वो जेब में उसके पापा की सिगरेट लेके आया और फिर हमने पेड़ के नीचे बैठ करके सिगरेट पी। कहा यार, अब वो इंजीनियर साहब को पता ही नहीं होगा कि उनका बेटा, क्योंकि वो तो पैसे बनाने में लगे रहे, है ना, वो सिगरेट ला करके पीता रहा, ये भी रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ होगा, बाद में सुधर भी गया होगा। लेकिन आपने यदि रोका तो पक्के तौर पर वो क्या करेगा, उस पर निगाह रखो। ऐसे कैसे हम लोग भी परमार सर के साथ में ये कैंटीन जो है ना पीछे, हम लोग उसके इंचार्ज रहे, तो वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे वहाँ बढ़िया सिगरेट पीते हुए मिलते थे और फिर हमको दूर से देख लेते थे। तो ऐसा नहीं कि सिगरेट पीना बंद कर देते, तो उधर मुंह करके पीने लगते थे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई वो है कि उनको वो कर से, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर हमने रोक कैसे लगाई कि उस होटल वाले का कि यार क्या कर रहा भाई है, तुम सिगरेट यहाँ बेच रहे हो, कैंपस में बेच रहे हो, वो पीने आ रहे हैं। बोले क्या करें सर, सब नेता लोगों के बच्चे हैं। मैंने कहा यार नेता लोगों के बच्चे हैं तो फिर तो ये खाली कर दे इसको। बड़ी मुश्किल से खाली करवाया था वो हम लोगों ने। तो ये इस तरीके से, तो ये सिगरेट पीना या किसी को, देखिए जब लड़ाई होती ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या आप करके लड़ाई करते हैं, वो तू तड़ाक करेंगे। और यदि उसको तू तड़ाक नहीं आता है तो वो भी बुली होगा। वो ये बता दूं मैं आपको, यदि आपके बच्चे को आपको क्या करना है, थोड़ा सा दमदार आदमी एक वो बनाना है, जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो उसको तू तड़ाक भी सिखाना है, उसको गाली बकना भी सिखाना, क्योंकि यदि नहीं तो गाली खा के आ जाएगा। समझ में आया? तो ये एक सामान्य व्यवहार है ये, है ना। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे गुंडा बनाओ, वो नहीं है, लेकिन गुंडों से लड़ना है तो गुंडे जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपको उस तरीके से अपने जो मेंटी हैं उनसे क्या करना पड़ेगा, वार्तालाप करेगा। ये 2-3 उदाहरण हैं। एक उदाहरण और बताता हूँ। हमारे एक फिजिक्स के प्रोफेसर साहब थे, उनका एक छोटा भाई था, एक पर्सनालिटी थी, मैं कई बार एक आध बार बोला भी हूँगा मैं आप लोगों की बैठक में। पर्सनालिटी उसकी ये देखिए 6.25 फीट हाइट, फेयर कलर और पर्सनालिटी बेहतरीन। उसके दिमाग में क्या घुस गया कि उसका पेट खराब रहता है। आप देखिए कक्षा 12 के बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं और अभी भी घर पे बैठा हुआ। वो 40 साल का हो गया, घर से बाहर। ये देखिए ना कैसी मानसिक रोग है कि उसके दिमाग, जबकि उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, सबसे बड़ा भाई डॉक्टर है फौज में, वो फिजिक्स का प्रोफेसर जो मेरा दोस्त, और उसका वो छोटा भाई आज भी घर में बैठा हुआ है। मैं उसको कहता हूँ, गुड्डू है उसका नाम, मैंने कहा यार गुड्डू तेरी जैसी पर्सनालिटी होती ना तो मैं दो लोगों को लप्पड़ लगाता, तू क्या यार आदमी। अरे बोले ऐसे कैसे लगाते हैं, तो ऐसे ही लप्पड़, कुछ नहीं किया है। वो पेरेंट्स तो अब रहे नहीं, वो जो फिजिक्स के प्रोफेसर साहब हैं उन्हीं पर क्या है वो आशीष। तो किस तरीके से मनोविज्ञान या बुली होने के कारण क्या हो जाते हैं, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उनको हमको क्या करना है, रोकना है। अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ये आप अपने बच्चों से लीजिए। आप देखिए वो जो मेंटी आपको दिए गए ना, आप उनको अपने बच्चा समझना। ऐसा नहीं है कि ये तो एक किया जाने वाला काम है ना। तो जब आप उनकी मदद करेंगे ना तो आप अपने बच्चों की भी मदद कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मदद करोगे तो आप अपने बच्चों की मदद कर सकते। ये तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा पॉइंट है ना, कक्षा में बार बार अनुपस्थित रहना या देर से आना।
अब चूंकि उपस्थिति का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन ये स्कूल के लिए अभी भी, क्योंकि स्कूल में डेली क्या होती है, अटेंडेंस लगती है, बच्चा आता है। क्यों नहीं आ रहा बच्चा? क्योंकि वहाँ संख्या क्या है, सीमित है। तो हमको चूंकि वो चीज़ याद रखना है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को क्या करें, ध्यान। अचानक कोई बच्चा डेली आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस बच्चे का क्या हुआ। हमारे यहाँ एक बच्चे की मृत्यु हुई, और क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक बीमा होता है, कॉलेज में हर बच्चे का बीमा होता है, और उस बच्चे को जब कभी इस तरीके से घटना हो जाती है तो उसके पेरेंट्स को कुछ पैसा क्या होता है, मिलता है। तो उसको भी पता चला उनके पेरेंट्स को, वो क्या है, महाविद्यालय में आए और बोले कि साहब ये ऐसा हुआ था और ये इसके लिए क्या है। तो हम लोगों ने प्रक्रिया करी, तो जो बीमा कंपनी थी उसने सबसे पहले हमारे रजिस्टर मांगे। आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उन्होंने रजिस्टर मांगे और हमारे रजिस्टर में वो बच्चा, हमारे एज यूजुअल एपी करते जाते हैं, वो बच्चा प्रेजेंट है। तो फिर उन रजिस्टर्स में से वो रजिस्टर जिसमें उसकी एक्चुअल में क्या थी, अटेंडेंस लगी हुई थी, वो भेजा गया और उसके पिताजी को क्या हुआ, पैसा मिला। तो हम ये करते हैं ना, ये मत करिए, ठीक है। जो आ रहा उसी की अटेंडेंस लगाइए ना, कौन आपसे मांग रहा है कि कोई चीज़ है। पर आप चूंकि एक गजटेड अफसर है, आपके द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कोर्ट की निगाह में। फिर क्या करोगे आप? अभी उन लोगों से पूछा जाए भाई ये उपस्थित है यार, ये तो बच्चा मर चुका है, तो कैसे बताओगे आप, है ना। तो ऐसे नहीं करना। हाइजीन में गिरावट आ जाएगी। बच्चा बिल्कुल स्मार्ट रोज आता है, नहा धो के आता है बिल्कुल, और अचानक देखें कि उसके बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बनाई नहीं है, गंदे कपड़े पहन के आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ में कुछ परेशानी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। थकान, ऊर्जा की कमी या कक्षा में सो जाना, ये छोटे बच्चे करते हैं, जो है ना, ये छोटे बच्चे करते हैं। वो आता ही नहीं तो यहाँ क्यों सोने लगा, लेकिन छोटे बच्चों के साथ में ये होता है। और भोजन की आदतों में बदलाव, जो बच्चे, ये दोनों तरीके से होता है। कोई बच्चे अचानक खूब खाना शुरू कर देंगे, मानसिक रूप से यदि क्या होते, परेशान होते तो खूब था, तो वो थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा। और जो बच्चे सामान्य खा रहे हैं वो एकदम से खाना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो बच्चा दुबला लगेगा। तो आपको ये सब चीज़ों पर क्या करना है, गौर करना है। बच्चा जब कक्षा में नहीं आएगा तो उसके क्या लक्षण होंगे, उसके ग्रेड या जो मार्क्स हैं वो एकदम से कम होंगे। हमने यहाँ देखा है कि 12th तक तो उसके मेरिट में छात्र था 12th, और यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में आया तो वो 40% कई बार सप्लीमेंट्री में भी आ जाता है। तो ये कहते हैं इसको तो हवा लग गई, कॉलेज की हवा लग गई, क्योंकि कॉलेज में जो माहौल है वो स्कूल जैसा रहता नहीं है कि देखें कि क्या है, इसको हवा लग गई। असाइनमेंट जमा नहीं करना, कक्षा में ध्यान से सुनना नहीं, और हमेशा क्या है, नेगेटिविटी की बात करना। आप लोग भी कभी ऐसा महसूस करा कि कुछ आपके साथी बिल्कुल ऊर्जा से भरे पॉजिटिव होते हैं, कुछ आपके साथी हमेशा क्या होते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। महसूस किया आपने, है किया ना? हाँ। तो जब ऐसे लोग नकारात्मक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आपको ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है बताएं? नेगेटिव हो या पक्की बात। हम लोगों का जो मेंटल मेकअप है वो इतना ज़बरदस्त है कि यदि आप पॉजिटिवली चीज़ें करें, सकारात्मक सोच रखें, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। कई सारी वे चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि नहीं हो पाएगी, वो भी हो जाती है। और यदि आपने नकारात्मक विचार ही रखते हुए, है ना, तो यहाँ पर भी कई सारे लोग रहे नकारात्मक, है ना, उन्होंने इस महाविद्यालय का बहुत नुकसान किया। क्या नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं उन लोगों को।
समावेशिता, कमज़ोर वर्ग। वही बात, आपके मोहल्ले में कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, और कुछ परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते, और यही से हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बनाना शुरू करते हैं। तो वर्ग नहीं बनाना। मैं आपको बता दूं कि जब आपका बच्चा परेशानी में आएगा तो वही बच्चा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो उसके साथ आखिरी तक चलेगा, आखिरी तक जाता है वो। मेरे बेटे का एक पुलिस केस हुआ था, बेटे सब करते हैं बात करना भी चाहिए। पुलिस केस हुआ तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके साथ में जो दूसरे शहर में जाना पड़ा था उसके साथ में वही गया है जो उसका बचपन का दोस्त था, यहीं से वो उसके साथ रहता था। वो उसके साथ कहाँ चला गया, थाने तक चला गया, उसके साथ में थाने पर रात भर रहा वो, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था, पर वो उसके साथ गया, उसकी पूरी मदद की। और पैसे वाले का बच्चा होता तो नहीं जाता, वो नहीं जाता, कभी नहीं जाता उसके। तो मुझको ये अच्छा लगा कि उसने अच्छे दोस्त बनाना तो सीखा। आप अपने बच्चे को दोस्त बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसको ये मत समझाइए कि तू किससे दोस्ती कर, किससे दोस्ती मत कर, उसको करने दो। अच्छे दोस्त होंगे, बुरे दोस्त होंगे। हमारे मैडम के भी जो साहब हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंपालाल वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाती, हमसे बात करती थी, बोले क्या सर उनके ऐसे ऐसे दोस्त हैं। मैंने कहा मैडम उनको परेशानी में वही मदद करेंगे जो आप जिनको क्या कर रही हो उनसे दूर कर रही हो। और बाद में बताया भी उन्होंने, नहीं नहीं सर वही गए, बाकी तो कोई है नहीं तो हमेशा ऐसे ही दोस्तों से जो मन की बात आके समझते हैं उनसे दोस्ती करें। आप भी करें दोस्ती उनसे, तो आपको और आपके बच्चों को भी करने दें। ट्रॉमा से गुजर रहे छात्र को क्या हुआ है पूछने के बजाय आप कैसे मदद कर सकते हैं उसकी, ये पूछें। ट्रॉमा तो जानते हैं, हिंदी में यहाँ लिखा गया आघात। ट्रॉमा कई तरह के हो सकते हैं, मानसिक ट्रॉमा भी हो सकता है। आप अभी जैसे कुछ दिनों 2-4 दिन पहले से खूब न्यूज़ चल रही है कि हमारे पूर्व जो गृह मंत्री हैं उनकी बेटी का आकस्मिक निधन हो गया, एक एक्सीडेंट। ज़रूर एक दुख की बात है, और वो भी सब साथी दोस्त ही लोग थे, वो सब दोस्तों ने जो भी हुआ, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो चीज़ आदरणीय गृह मंत्री के साथ गुजर रही है उसको कहते हैं ट्रॉमा। सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है और हुआ, ये है ट्रॉमा। मैं ट्रॉमा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब कोई दुर्घटना या कोई चीज़ ऐसी होती है, अब ये दुर्घटना ये तो इसको कहेंगे ये एक्सीडेंट है, पर दूसरी तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं, स्पेशली बच्चियों के साथ में। या आपको आश्चर्य होगा कि कई बार आप इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने आपसे बात करना बंद कर दी। आपको लगता है ऐसा कि ऐसा भी ट्रॉमा होता है कभी, पर ऐसा होता है। और स्पेशली उन बच्चों के साथ जो थोड़े से क्या होते हैं, मानसिक रूप से अटैच रहते हैं किसी से, ठीक है ना। अच्छा, ये एक ही लिंग के लोगों के बीच के होने वाली दोस्ती के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ में आया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एकदम से अचानक किसी ने किसी को छोड़ दिया, वो भी ट्रॉमा में आ जाता। तो ट्रॉमा में आकर के कई दफ़ा अब देखिए, पेपर में पढ़िए आप, रोज के पेपर में कम से कम 5 आत्महत्याएं होती है, और जिसमें सामान्य रूप से आत्महत्याएं करने वाली कौन सी होती हैं, लड़कियां होती हैं। और कारण कि उसके बॉयफ्रेंड ने, उसने जब फ़ोन किया तो उसके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन नहीं उठाया, या जिससे उसकी दोस्ती थी उसने उसको
शादी का झांसा देता रहा, बाद में शादी से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, किसी परामर्श की ज़रूरत होती है। आपको यदि आप उनसे जुड़े हुए होंगे अपने बच्चों से, आपके जो पढ़ाए, तो आपको सब पता होगा। मुझको लगता है मियाड़े साहब हंस रहे हैं, तो ऐसे कम से कम 2 से 4 वाक्य उनको पता होंगे कैसे होते, है ना। तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, मेंटर की भूमिका उनके साथ निभा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। अभी देखिए यहाँ ये थोड़ा सा विरोधाभास है, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये विरोधाभास वाला। अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का सेग्रीगेशन या अलग बेच बनाना प्रतिबंधित है, जबकि आपसे आपकी सीआर में पूछा जाता है कि आपने कितने कमजोर बच्चों को कोचिंग दी है सीआर में, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपको सेग्रीगेशन नहीं करना। ये सही है, आप शार्प बच्चे और कमज़ोर बच्चे आप तय नहीं कर सकते कि ये कमज़ोर है और ये शार्प है, इसलिए इनको अलग अलग करके मैं क्या करूं, पढ़ाऊँ। तो यही भेदभाव करना शुरू कर दिया आपने। ये भेदभाव नहीं है, उसी वजह से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। अभी गवर्नमेंट हर लेवल पर इस पर क्या कर रही है, बात कर रही है, हर लेवल पर। ये छात्रों के साथ तो है ही। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी होते है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, दिव्यांग, है ना। पहले और भी शब्दों का उपयोग करते थे, वो सब प्रतिबंधित कर दिए गए। अब उनको क्या कहा गया है, दिव्यांग कहा गया, या अंग्रेजी में उनको कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD। तो हमसे क्या करते हैं, वो मांगते हैं कि कितने वोटर PWD थे, लेकिन उनके सामने लिखा नहीं रहता है कि ये PWD है। उनकी एक लिस्ट अलग से दी जाती है ताकि आप क्या करा सको, उनसे वोटिंग करा सको। और वोटिंग किससे की मदद से, किसी सहयोगी की मदद है। तो उसको आपको वो लिख करके क्या नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है, ऐसा बोल के डिस्करेज नहीं करना। ये हर लेवल पर हो रहा है। छात्रों को पूरी कक्षा के सामने अपमानित ना करें। आपको भी गुस्सा तब आता है ना जब अकेले में कोई 2 लपड़ मार ले तो चलेगा, लेकिन कक्षा में किसी के सामने या किसी, तो क्योंकि फिर वो आपको एनालाइज करना शुरू करते हैं ना, जिन्होंने देखा है आपको, है ना। ऐसे ही आपका छोटा बच्चा भी जब गिरता है ना, तो यदि आपने उसको देखा तो रोना शुरू कर देगा। छोटा सा बच्चा जिसको केवल चलना सीखा ही है और वो आपके सामने चल रहा है और देखा आपने कि वो चलते चलते गिर गया है और आपने उसको क्या करा, पैम्परिंग करना शुरू करा, तो रोना शुरू कर दिया। उसको देखो ही मत, तू चुपचाप उठ के खड़ा भी हो जाएगा, फिर चलने लग जाएगा। देखा आपने, ऐसे ही करना है। यदि किसी से गलती हो गई है तो उसको सार्वजनिक रूप से बिल्कुल न डांटे और इग्नोर करें। आपको पता है कि इसने करी गलती, एक उसको, नहीं तो वो क्या कर लेगा, इस तरीके से कोई हिमाकत कर सकता है। छात्रों को ऐसे लक्ष्य न दे जो हो नहीं सकते, उनको बोलते अनरियलिस्टिक। ऐसे टारगेट न दे, जैसे कोई फाइल बना के नहीं लाया, बनाई नहीं, तो शुरुआत ही नहीं करी, और आप कह रहे हैं नहीं कल परीक्षा है, कल तू लेके आना फाइल, तो वो एक दिन में इतनी बड़ी फाइल कैसे तैयार करेगा। तो ऐसे टारगेट जो हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं। थोड़ी आप क्या करें, उसको और क्या कर दें, मोहलत दे दें उसको अगली परीक्षा में बिठाने के लिए। जैसे हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती, तो जैसे 5 बैच है तो उसको आखिरी बैच में, 5वीं बैच में बुला लेना, भाई तू तब आ जाना और फाइल बना करके ले। तो ऐसे चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तुलना से बचें। हम लोग ज़्यादातर अपने बच्चों का भविष्य इसी में ख़राब कर देते हैं। पड़ोस में कोई एक अच्छा बच्चा रहेगा और आपने उसको क्या कर दिया, एक बेंचमार्क बना दिया,
और उससे तुलना करते रहो, तो वो भी क्या है, खराब चीज़, वो नहीं होनी। यहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा, और उसके लिए ये चीज़ें, आपके जो नकारात्मक वाक्य जो आपके मुंह से निकलने हैं वो नहीं करें, नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें बच्चों के साथ में, वो यहाँ कहा गया है। मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़े परेशान हो, क्या बात करना चाहोगे, आप उसको क्या करो, प्रोत्साहित करो कर। और यदि आप उसको ये बोलोगे कि तुम बस ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। तो इस तरीके से यह मुश्किल समय है, मैं तुम्हारे साथ में, दूसरों के पास तो इससे भी बड़ी समस्याएं हैं, आप ये फिर कंपेरिजन करना शुरू कर दे, आप उसकी बात करो, तुलना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी बच्चे एक मेंटल लेवल के कभी नहीं होते, सबका अपना अपना मेंटल लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। हमारा मेंटल लेवल और अच्छा होता है तो हम IAS हो जाते हैं, नहीं है तो हम टीचर बने, हमसे भी कुछ लोगों का नहीं है तो वो टीचर भी नहीं बन पाए। तो ये तुलनात्मक बिल्कुल नहीं, सबके पास में जितना दिमाग है उसको उतना मिल जाता है, और मिलना भी चाहिए। उसकी बात को बड़े शांति से सुने, और उसको ये कहें कि तुम्हारी भावनाओं को मैं महसूस कर रहा हूँ और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये आप उसको समझाएं। अब ये सामान्य रूप से रोने से कुछ नहीं होगा, मजबूत बनो। इसका एक वाकया सुनाता हूँ। मैं हमारे कप्तान साहब मौर्य सर को मैंने सुनाया है। हम लोग विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो वहाँ पर एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर साहब थे, हेड थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। उनका बच्चा था, अच्छा पढ़ने लिखने में था, दोस्तों में कहीं गया फ्रीगंज, तो बहस हो गई तो उसके कुछ साथियों ने उसको पीट दिया। तो वो आया प्रोफेसर साहब के पास, और प्रोफेसर साहब थोड़े से उत्तर प्रदेश या उधर के थे वो, उन्होंने उसको कहा, क्या यार तू भी पिट के आ गया, तू किसका लड़का है, तू समझता है? उसको पता नहीं क्या हुआ, दूसरे दिन जाकर के उसने उसको चाकू घोंप दिया जिसने उसको मारा था। बाद में सजा हुई जो हुई, पर उस बच्चे का कैरियर किस बात से खत्म हो गया? अरे आप जानते हैं हमारे बच्चन साहब जिस लेवल के क्या हैं, अभिनेता है, यदि वो अपने अभिषेक बच्चन से उसी स्तर का क्या करें, कोशिश करें कि यार तू क्या है, तो हो पाएगा क्या? जबकि वास्तव में कई सारे लोग ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन से ज़्यादा सेंसिटिव कलाकार है अभिषेक बच्चन, लेकिन पैसा नहीं। तो ऐसे तुलना नहीं होनी, ठीक है। आप जो हैं, ठीक है, आपका लेवल, आप अपने बच्चों पर बेवजह दबाव न बनाएं। आपके बच्चे मतलब आपके मेंटी, ठीक है। ये होना है, आपको हो चुका है ये, शायद 25 से 40 छात्रों का एक समूह आपको दिया जाएगा, जिनके आपको क्या करना है, स्थानीय अभिभावक की तरह आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाना भर नहीं है, पढ़ाया चल दिए नहीं, संपर्क में रहें, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी रखें, छात्रों के साथ नियमित संवाद और विश्वास बना करके रखें। ये कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब ये छात्र को कभी भी अकेला न छोड़े। अब ये जो सामान्य ये चीज़ें हैं ना, ये जो हॉस्टल के अंदर बच्चे रह रहे हैं, जैसे जो एक लेवल मॉडल स्कूल हैं या और भी इस तरीके के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे रह करके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। और आपको हर
साल 6 महीने में ऐसी एक कहानी मिलेगी कि एक बच्चे ने वहाँ पर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। बहुत परेशान होते हैं वो, टीचर भी परेशान होते हैं, फिर वो पेरेंट्स। अभी वहाँ का जो वाक़या जो सबसे शुरू में मैंने बताया ना, सब लड़कियाँ इतनी घबरा गई कि वो सब अपने अपने घर अभी फ़िलहाल चली गई, वहाँ नहीं रह रही। क्यों? क्योंकि डर जाते हैं ना कि भाई एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, हत्या करी, आत्महत्या या हत्या, हो सकता है हत्या की गई हो, तो लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वहाँ उन संस्थानों के लिए है, ऐसे छात्रों को कभी भी अकेला न छोड़ें, शांति से बात करें, और देखिए आप कि उसके पास कोई खतरनाक चीज़ें न छोड़ें। यदि जो व्यक्ति ऐसा है जिसको आपने आइडेंटिफाई कर रखा है कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है, तो उसको क्या करें, उसके पास ये सब चीज़ें तुरंत प्रिंसिपल या काउंसलर या उसके पेरेंट्स को क्या करें, आप सूचित करें। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखी है, या उसने कुछ कर लिया है तो क्या करना है, एम्बुलेंस बुलाना है। जो हेल्पलाइन नंबर पे मत करिए, पहले उसकी क्या करिए, अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था करिए। हमारे यहाँ भी एक नकल प्रकरण हुआ था साथ, एक हमारे यहाँ पर भी कॉलेज में हुआ था। एक लड़के ने नकल कर रहा था, उसको पकड़ लिया था, तो वो खूब गिड़गिड़ाता रहा कि बोले साहब मैं पढ़ नहीं पाया और मैं बहुत गरीब हूँ, और यदि मेरा ये हो गया ना, पता घर चल गया तो वो क्या कर देगी, मेरी पढ़ाई छुड़ा देगी। और वास्तव में वो इतना सेंसिटिव था, घर जाके उसने लटक गया। ये अपने कॉलेज की घटना है ये। लेकिन वो लटका, उसके बाद में तुरंत पता चल गया कि वो लटक गया है, तो उसको क्या करा, उतार लिया। लेकिन जितना समय हो चुका था कि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो क्या हो गया था, कुछ समय तक रहा, ब्रेन डेड हो गया, फिर नहीं रहा वो। ऐसा वाकया हुआ। तो आप ये ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले ऐसे इन्विजिलेटर होते हैं जो पहले क्या करते, प्रोत्साहित करते कि वो नकल करे, घूमेंगे नहीं कमरे में, और जब वो नकल कर रहा है तो उसको क्या कर लाएंगे, पकड़ लाएंगे, और अपने आप को ये बताएंगे कि देखो साहब मैं कितना पावरफुल क्या हूँ, इन्विजिलेटर। मैं उस इन्विजिलेटर को भी दोष नहीं देता, जबकि उसने कहा होगा पक्के तौर। कुछ तो इतने निर्लज्ज बच्चे भी होते हैं कि 4 दफ़ा बोलने के बाद भी वो क्या करते हैं, पर्ची निकाल लेते हैं। मैं समझता ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा टीचर होगा कि जो ज़बरदस्ती किसी का केस बनाना चाहेगा, लेकिन आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। यदि मिल गई है कोशिश करें, ला उससे ले लो, छीन लो और फाड़ के फेंक दो, ताकि क्या है उसका भविष्य, नहीं तो ऐसे मामले होते हैं। और ये कुछ सहायता के लिए नंबर हैं आपको दिए जाएंगे, दोगे ना सर इन लोगों को? लगा दिए, पर इनको भी दे दीजिएगा ताकि ये अपने जो बच्चे हैं उनसे बात करने में। रेगिंग पर सभी सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। जीरो टॉलरेंस, सामान्य रूप से हमारे कॉलेजेस में रेगिंग जैसी जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। पहले हुआ करती थी लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये अभी भी चलती है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पर कि एक साथ बच्चे रहते हैं, वहाँ पर ये चल रही है। तो उसकी क्या करें, यदि बहुत ज़्यादा हो रही है तो शिकायत करें, और टीचर्स भी क्या करें, उसका ध्यान रखें। नहीं तो होता क्या है कि संस्थान बदनाम ना हो तो प्रिंसिपल उसको दबाने में लग जाता है, और बाद में पता चलता है कि नहीं उसके साथ तो ये इस तरीके की घटना हुई थी। अभी जैसे भोपाल के पास का एक कॉलेज है, उसमें चल रही है पूरी की पूरी। एक है आंतरिक शिकायत समिति, उसको बोलते हैं IGC है, वो इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होती है, IGRC यहाँ है अपने कॉलेज में। उसको सक्रिय रखें, और यदि इस तरीके की कोई घटना होती है तो क्या करें, आप उसको बोलें कि आप उसके पास जाइए और आप उसको चर्चा करें। शिकायत पेटी रखी है सर यहाँ रखने वाली, लगा दो, पेटी का क्या है ना। और ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट एक काम करो ना सर,
और लकड़ी की पेटी खरीदो और ऊपर ग्लास लगवा दो, ट्रांसपेरेंट ही रहेगी, है मिल जाती है ना, ले आओ फटाफट उसको करो। और 3-4 जगह रखना था, ये मेन बिल्डिंग में पीछे जहाँ जहाँ भी बिल्डिंग है वहाँ रखी है उसको, और उसको डेली देखें, पीड़ित को सुरक्षा व समर्थन दें। बुलिंग मुक्त परिसर, बुलिंग का मतलब तो समझते हैं ना, मैं अंग्रेजी शब्द बार बार बोल रहा हूँ, बुलिंग बुलिंग किसी एक व्यक्ति को किसी एक विशेष लक्षण के ऊपर क्या करना, टारगेट करना, उसको कहते हैं बुलिंग, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। और अब ये जैसे एक बच्चा अपने यहाँ आता है ना, वो कपड़े नहीं पहनता एक बच्चा अभी पढ़ भी रहा है कि हो गया, पास आउट हो गया, थोड़ा सा है ना, है अभी, हाँ टावेल, वो तो यहाँ आके लपेटने लगा शायद अपने, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर कोई एजुकेशन भी है इस तरीके से, नहीं तो वो टावेल भी घर जाके आता है तो कोई टावेल भी नहीं पहनता वो, तो उसको टारगेट करना, उसको क्या कहेंगे हम, पर बुरा नहीं मानता वो लड़का, आप उसको हंसो तो भी कोई बुरा नहीं मानता, उसका कॉन्फिडेंस इतना है क्योंकि उसने कभी बचपन से कपड़े नहीं पहने। अब ये तो हो गया छात्रों का, अब आप खुद की भी, आप खाली कप से दूसरों को चाय नहीं पिला सकते, है ना। छात्रों की मदद करने के लिए आपका मानसिक रूप से स्वयं का स्वस्थ होना जरूरी है। तो आप अपने आप को सक्षम पाते हैं ना, स्वस्थ हैं कि नहीं है? सभी स्वस्थ हैं क्या राम है ना, राम है ना, ये सबसे स्वस्थ है। अपने तनाव के संकेतों को पहचानें, सहकर्मियों से बात करें, काम और जीवन में संतुलन बनाए रखें। कई सारे प्रोफेसर हैं जो केवल काम काम करते हैं, उसको वर्कोहलिक कहते हैं, है ना, काम के प्रति जुनून, तो परिवार को क्या कर रहे हैं, एक साइड करके बैठे हुए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप यदि, और ऐसा भी नहीं कि पूरे समय परिवार में लगे रहे, कॉलेज नहीं आ रहे दोनों तरह के लोग देखे मैंने प्रोफेसरों में देखे दोनों तरह के, वो नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर पेशेवरों की मदद लें। अभिभावकों के साथ में सहयोग करना है आपको। बच्चों के जो भी आपको लक्षण पता चलते हैं तो उनको बुला करके उनको, अरे तुमने कैसे बच्चे पाले, क्या करे, ऐसा वैसा नहीं करना। आपको बच्चे की मदद करना है, किसकी मदद से, उनके अभिभावकों की मदद से। ऐसा नहीं कि शिकायत ही करते रहे, शिकायत करने में फिर मामला और क्या होगा, बिगड़ेगा। संवेदीकरण, नियमित पेरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित करें, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करें। अभी एक आध बार भी अभिभावकों की मीटिंग ली आपने? नहीं ली, अब शुरुआत करेंगे। तो पेरेंट्स को भी जरूर बुलाइएगा, क्योंकि वो पेरेंट्स आपको बिल्कुल सही बात बता दें। एक बार एक व्यक्ति आया कि साहब फलाने बच्चे का मेरे को क्या चाहिए, अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक नेता टाइप, पत्रकार टाइप बच्चा आया मेरे पास तो नहीं आया, वो अपने NL गुप्ता साहब प्राचार्य जी थे, उनके पास आया। तो मैंने कहा सर ये है कौन, पहले तो ये अरे आप लोग क्या मतलब दे देंगे। अरे मैंने कहा सर देखो तो सही, क्योंकि वो बच्चा, मैं माइक्रोबायोलॉजी का हेड था और माइक्रोबायोलॉजी का बच्चा था वो, तो मेरे पास भेज दिया कि सर इसको क्या सर्टिफिकेट देना। तो मैंने कहा सर मैं तो साइन नहीं करूँगा, ठीक है ना, आपको देना हो तो मैं रजिस्टर भेज देता हूँ। अरे यार तुम जरा जैसी बात में ऐसा हो जाते वैसे हो जाते। आपको आश्चर्यजनक बताऊं कि मैंने कहा चलो हम सर्टिफिकेट दे देंगे, पर वो व्यक्ति लेने आए जिसका वो बच्चा है, या तो भाई आए या पिता आए। वो नेता क्यों आया? दूसरे दिन उसका पिता आके बैठा, गुप्ता सर ने बुलाया मुझको, वर्मा सर वो आए हुए।
फिर मैंने उनसे बड़े अच्छे से, मैंने कहा क्यों महोदय, आपको सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत है? तो बेचारा वो बूढ़ा रोने लगा और ये कहने लगा, सर मेरा बेटा धार जेल में बंद है और वहाँ का जो वकील है वो ये कहता है कि तुम वहाँ जाकर के ये सर्टिफिकेट ले आओ कि ये उस दिन तो कॉलेज में था, कॉलेज में था तो वहाँ चोरी कैसे करा? उसे चोरी के इल्ज़ाम में वो क्या था, अंदर बंद था। तो इस तरीके की घटनाएं होती, आपको कई सारे लोग आकर के धोखा दे सकते हैं, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, गजिस्ट्रेट पद पे बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाना, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़े होते कि बाद में आपको जवाब देने पड़ते, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। कई सारे लोग यहाँ गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं पर वो जानते नहीं उनकी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पद की गरिमा के अनुरूप क्या करें, काम करें, और ऐसे किसी के भी कहने में बिछ बिछ न जाएं, अरे यार वो तो हो जाएगा, काहे का हो जाएगा यार। बच्चों के लिए करिए लेकिन सही करिए। पार्टनरशिप, अब चूंकि आप मेंटर मेंटी के संबंध में बंधी गए हैं तो आपको उनसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि आप क्या हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं और आपको उस काम को बढ़िया से अच्छे से करना है। मानसिक स्वास्थ्य नीति का प्रदर्शन एवं काउंसलर की नियुक्ति, काउंसलर बना दिए गए हैं, बना काउंसलर है कि नहीं यहाँ पर, हो गया। स्टाफ का प्रशिक्षण पूर्ण करना, ये चल रहा है। अभिभावक जागरूकता सत्र ये करेंगे, है सूचना दे दी गई है, हाँ ये करना है सर, ये क्योंकि। और बुनियादी ढांचा, अब ये देखिए बुनियादी ढांचा, हम लोग वो जो नया बिल्डिंग है ना जूलॉजी का, आजकल हम जूलॉजी वाले उधर मैं मतलब था जब, अब तो नहीं हूँ, और देखा है बिल्डिंग इधर हॉकी ग्राउंड के पास में एक लंबा सा बिल्डिंग है, उसमें जो ऊपर की तरफ ग्रिल लगी हुई नहीं, क्या बोल रहा है ये, ग्रिल, कई सारे बच्चे कूद सकते हैं। हम तो केवल इसलिए कर रहे थे कि चोरी ना हो, मैंने 2-3 दफा चोरी हो गई वहाँ, तो हम चोरी रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको रोकने के लिए भी आपको ग्रिल लगानी। और ऐसे बच्चे जिनमें यह टेंडेंसी आपको लगे, स्पेशली हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ से पंखा हटा दो। पंखे लगाने के लिए नहीं बोल रहा वो, पंखा हटाने के लिए बोल रहा है, ताकि आप क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें। तो ये सामान्य रूप से हॉस्टल के लिए किए जाने वाले काम है ना। चलिए, तो आखिरी में एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकता है। यदि आपके कोई विचार हैं या आप यहाँ आकर के बोलना चाहते हैं, पहले तो आप मुझसे पूछें कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, केवल आपको ये जो चीज़ें थी वो साझा करने आया था। आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कुछ और बताना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें आपने इन चीज़ों से रूबरू हुए हों, तो आपने कैसे उस मामले को सुलझाया, यदि वो आप यहाँ बताएं तो आपको क्या है, जो अपने साथी लोग हैं उनको क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसा कोई हो यदि कि जिसने इस तरीके का कोई मामला सुलझाया।